को स्टेट को जैसे सिंबलाइज जो करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, वो सब सारा का सारा पता है। कहीं पे देखते हो कि यहाँ पे जी लिखा रहता है, कहीं पे एल लिखा रहता है, कहीं पे है, कहाँ, ये सब सारा का सारा पता है। एक्वस, डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सब करवा देंगे, ठीक है, सब करवा देंगे, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट कहता है द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, और प्रोडक्ट कहता है कि द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। नहीं, जैसे मान ली कि N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू क्या हुआ 2NH3, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए रिएक्टेंट्स, और ये क्या हो गए नेक्स्ट वीक से तुम लोगों का इनऑर्गेनिक में वो पीरियडिक क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मंडे ट्यूसडे 2 दिन रहेगा पीरियडिक क्लासिफिकेशन, लेकिन पीरियडिक क्लासिफिकेशन तुरंत आएगा नहीं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज अलग है। जैसे फिजिकल पढ़ाते हैं तो फिजिकल बेसिक्स, ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं तो अभी देखो ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है स्टार्ट हुआ, क्या चल रहा है अभी ऑर्गेनिक बेसिक्स। उसी तरह से इनऑर्गेनिक भी पढ़ाएंगे, तो शुरुआत में हम लेंगे इनऑर्गेनिक बेसिक्स, ठीक है, उसमें कुछ बेसिक्स पढ़ाएंगे और तब जाकर के हम लोगों का पीरियडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो उससे पहले बहुत कुछ हम लोग फालतू बहुत कुछ जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे देखते हो ना कि जो NO3 लिखा हुआ है, NO3 पर -चार्ज आता है, तभी दिक्कत हो रही है। वहाँ पर जो है वो सब बताएंगे कि किसमें कितना चार्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब फिर इनऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे तो कहीं लगे नहीं कि हम फंस रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हाँ, ये स्टोचियोमेट्री खत्म होगा तब रिडॉक्स, ठीक है।
ठीक है, हो गया, ये लिखा हुआ है ना। तो लिखा हुआ है कि सिंबल्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पर देखता हुआ कुछ सिंबल यूज किया जाता है। जैसे नंबर 1 सबसे पहला चीज फिजिकल स्टेट्स। कितने फिजिकल स्टेट्स होते हैं बता चुके हैं तुम लोगों को, 3। वैसे होते हैं कितने, 5 नहीं, लेकिन हम लोग उसको लेकर के अब चल रहे हैं कितना, 3। 5 कौन कौन होते हैं नाम जरूर जानना ताकि कोई पूछ नहीं दे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 होता है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है बस 3 ही। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक्चुअल में होता क्या है कि वो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वो कहीं ना कहीं इसी तीनों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए फाइनली डिसाइड हुआ कि बस 3 पे हम लोगों को फोकस करना है, जिसमें लिक्विड और गैस हम लोगों को पढ़ना है 11th में और सॉलिड पढ़ना है 12th में। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट्स में जैसे देखो, अगर सॉलिड है, सॉलिड तो उसको कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, लिक्विड ये लिखा रहेगा L, गैस लिखा रहेगा G। ठीक है, उसके बाद एक्वस, एक्वस ये लिखा रहेगा AQ। अब यहां पर देखो एक्वस का मतलब क्या होता है, डिजोल्व्ड इन वाटर, डिजोल्व्ड इन वाटर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जलीय घोल, जलीय एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल, क्या बोलते हैं, जलीय। ठीक है, ये बीच बीच में हिंदी इसलिए लिखते हैं कि क्या होगा कि उससे जल्दी समझ में आता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिहार बोर्ड से आए होते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके बीच बीच में दोनों को लेकर के चलते हैं ताकि एकदम आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद दूसरा जो होता है, कहता है कि जैसे कंडीशन, कंडीशन इसमें देखता होगा ऐसा लिखा रहता है, ये किसी का सिंबल है। कंडीशन मतलब ये स्थिति है, ये क्या होगा, रिलीज। मतलब कहता है कि वोलाटाइल, वोलाटाइल उड़नशील बोलते हैं इसको, उड़ने वाला। ठीक है ना, वोलाटाइल या रिलीज ऑफ गैस। ठीक है, अच्छा ये किसका सिंबल है, ये डिक्रीज नहीं है, ये क्या सिंबल है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन यानी प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, जिसको भी देखता होगा शॉर्ट में ऐसा लिखा रहता है पीपीटी। ठीक है ना, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, substance which is settled on just after chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के बाद जो सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। परसिपिटेट नहीं, प्रेसिपिटेट, प्रोनाउंसिएशन एकदम बिल्कुल सही से किया गया, प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, नहीं तो फिर पटना में आकर के पढ़ा परसिपिटेट पढ़ेगा तो कैसे काम करेगा। प्रेसिपिटेट है, बहुत लाइन बोलता है क्रिश्चन, अरे क्रिश्चन क्या होता है भाई। ठीक है ना, तो कुछ कुछ मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कहीं हायर जगह पे जाते हो तो जब तुम लोग टेक्निकल कॉलेज में जाओगे तो जाने के बाद 1 ही महीना के बाद जब तुम वहाँ से लौट के आओगे तो तुम्हें काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलता है। ऐसा क्या कर देता है भाई, यहाँ पर भी रह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा करता है वो जिससे कि चेंजिंग साफ दिखने लगता है एकदम। तो वही चीज़ घर से जब थे, घर पे थे, गाँव में रहते थे और पटना में आकर के फिर यहाँ से भी गंवार बन के ही जाओगे तो तब पटना मत आओ। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कहीं बाहर निकलते हो तो खुद में चेंजिंग लाने की कोशिश करो, ये नहीं कि लाने की कोशिश सर करेंगे या कोई अदर पर्सन नहीं, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हो कुछ सीखने के लिए। अब बाद में कुछ कुछ हम लोग भी करेंगे, समझ में आई। लेकिन हमेशा चेंज होने का ये होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। नहीं हम बाहर निकले हैं, यहाँ से जाएंगे फिर हम भी अगर अनपढ़ गवार की तरह ही
रहेंगे तो फिर जो है वो ग्रामीण और जो बाहर में आकर के हैं दोनों में तो अंतर क्या हुआ, बस में आ गए ये चीज। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख लीजिए, क्या लिखोगे कि इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, substance which is settled on just after chemical reaction, chemical reaction। ठीक है, एक और भी कंडीशन तुम लोग देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है, ये क्या है, हीट, हीटिंग। और भी कुछ होता है क्या, तुम लोगों के दिमाग में कुछ है? एस्केपेबल यानी कि जो भाग जाए, ठीक है। हो गया, अब इसके बाद देखो क्या होता है, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। जैसे हम लोगों की बॉडी में स्केलेटन है, स्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है, एक ढांचा, नहीं फ्रेमवर्क। तो यानी कि स्केलेटन इक्वेशन में हम लोगों को क्या मिलता है, फ्रेमवर्क ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन का ढांचा हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है, कि कौन कौन रिएक्टेंट इसमें भाग लिया और क्या प्रोडक्ट बना, यही मेन होता है क्या, स्केलेटन इक्वेशन। लेकिन उस ढांचा में कितना मांस लगा हुआ है, कैसा बॉडी है, वो बताता है कौन, बैलेंस्ड इक्वेशन। बात समझ में आ गई सब, कि बैलेंस्ड इक्वेशन में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स या एक्चुअल मास हम लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन स्केलेटन इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या पता चलता है, सिर्फ ये पता चलता है कि कौन कौन रिएक्टेंट भाग लिया है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। जैसे H2 + Cl2 इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, 2HCl बोलते हैं। तो वहां पर 2HCl स्केलेटन इक्वेशन नहीं हुआ, बल्कि H2 + Cl2 = HCl, ये हो गया हमारा क्या, स्केलेटन इक्वेशन। उससे क्या पता चला कि हाइड्रोजन क्लोरीन से मिला और HCl प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ये हमारा है स्केलेटन इक्वेशन। यह मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन provides
obviously regarding reactant as well as product that which extends in the chemical reaction and which is produced after chemical reaction. मतलब क्या भाग लेता है और क्या बन, जैसे कि ठोस ग्रुप N2H2 इज इक्वल टू NH, N2 प्लस H2 प्लस NH। तो हम लोगों को ये पता चला कि इसमें कौन सा एलिमेंट रिएक्शन बन लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और बना क्या, अमोनिया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट हम लोगों को देता है कौन, स्केलेटन। ठीक है, इसके बाद तब आता है क्या, बैलेंस। बैलेंस तो बैलेंस इक्वेशन से हमको पता चलता है तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स which take part in a chemical reaction, actual number of atoms of product, ठीक है। एक्चुअल मास, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। क्योंकि मैंने क्या कहा कि जैसे यहाँ ये 2n है, इसमें 2n एटम है ना, एटोमिसिटी याद करो, 2n एटम है, यहाँ पर कितना है 1n। इसका मतलब है ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। मतलब ये है कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मास भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दो चीज ये फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जब आयनिक इक्वेशन आता है तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो भी होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी फिलहाल क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्या है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो अलग से उसको लिख लेंगे उस पॉइंट को, ठीक है ना। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या लिखोगे कि इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन, इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन रिगार्डिंग क्या, पहला क्या बताया, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स स्केलेटन को ना, हाँ ये हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एज वेल एज इन प्रोडक्ट। इसी में क्या लिखोगे, फर्स्ट वाले में ओवेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या बताइए इस बारे में बता रहा है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। इसी के आधार पर तो पीओएसी पढ़ना है, पीओएसी उन लोगों के सिलेबस में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन पीओएसी पढ़ लोगे ना,
तो बड़ा बड़ा जो है क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर दो। पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। और हम पढ़ाएंगे भी, इसलिए कि बोल ही रहे हैं कि जो फिजिकल में तभी मज़ा आता है जब हथियार एकदम पूरा का पूरा जो है 2-4 तैयार रहना चाहिए। जैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये सब अलग से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे इक्विवेलेंट वेट खत्म हो गया है, अब जैसे अब ये सब आ रहा है, रिएक्शन आ गया स्टोइचियोमेट्री, अब यहीं पे बताएंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, पीओएसी। जैसे मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और उसमें हमको जो है वेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे जब, हाँ सब आएगा, इसलिए तो स्टोइचियोमेट्री आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलेंगे, पेशेंस मत करो, बोलेंगे कि जिस दिन खत्म फिजिकल केमिस्ट्री खत्म, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का मेन रीड जो है, मतलब चैप्टर उसके बाद आएगा नहीं, अभी किस रेडॉक्स है, अभी स्ट्रेचिंग चल रहा है, फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो खत्म हो चुका है तो उसका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आएगा, फिर पीओएसी आएगा, तब रेडॉक्स रिएक्शन आएगा। इसीलिए ना उधर से इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, चल ही रहा है तो तीनों चलता रहेगा तो टेंशन फ्री एकदम चलता रहेगा। आएगा कारण है कि स्टेट भी उसका वही है और बैलेंस भी वही है। जब कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो ऑलरेडी शुरू से ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को फॉलो करता है, तो वो नहीं एक्सेप्शन आएगा। उसमें ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है जो अनबैलेंस्ड और बैलेंस, जैसे कि एस सबसेल है तो एस ऑर्बिटल भी बोलते हैं उसी को, तो वहां पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसेल भी एक है और ऑर्बिटल भी, तो उसको जो है ऑल इन ऑल अपने है वो, तो उसको सबसेल बोलिए ऑर्बिटल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि सबसेल ऑर्बिटल हो जाएगा, सबसेल के अंदर आता है ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस्ड इक्वेशन जो है, इन बैलेंस्ड इक्वेशन वी गेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, पहला क्या होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एज वेल एज इन प्रोडक्ट्स, तो वहां पर कौन सा लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। दूसरा में क्या बताए थे, एक्चुअल नंबर, एक्चुअल मास नहीं, एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहां पे कौन सा लॉ फॉलो होता है, सब लोगों को बता चुके हैं कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, क्या बताए हैं, कंजर्वेशन टर्म अगर कहीं लिखा हो उसका मतलब क्या समझना है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में क्या होगा कि अगर कंजर्वेशन ऑफ मास है तो मास कांस्टेंट रहेगा, अगर कंजर्वेशन ऑफ एटम है तो नंबर ऑफ एटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी सेम रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसे फिजिक्स में तुम लोग पढ़ता होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई बॉल फेंकते हैं, टकराता है और फिर रिटर्न होता है, तो वहाँ पर जैसे लिखा रहता है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब क्या हुआ, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, दोनों अगर सेम है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन टर्म जहां भी लग गया, बिफोर एंड आफ्टर मस्ट बी सेम, ये दिमाग में कंसेप्ट सेट कर लेना है, ठीक है। तो कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, N2 प्लस 3H2
इज इक्वल टू 2NH3। ठीक है, अब यहां पर कितने N एटम है? N एटम कितना है? 2, तो लिखेंगे 2N एटम्स। ठीक है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन एटम है? 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ कितने N एटम है? 2, यानी 2N एटम्स और 2 3 जा 6 H एटम्स। देख रहे हो दोनों साइड में क्या हो गया? सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम हो गया। इसका मतलब है कि ये जो है, अरे भाई कितना भर दिया एकदम पूरा। तो ये जो है ये कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, दूसरा क्या है? अब यहां पर देखो N2 14 दूनी 28 28 ग्राम और 6। ठीक है, टोटल मास कितना हो गया? 34 ग्राम। और यहां पर बताइए 2 इंटू 14 3 17 नहीं, तो इक्वल टू कितना? 34 ग्राम। आप क्या देख रहे हो? लेफ्ट और राइट दोनों साइड मास क्या हो गया? सेम। तो यहाँ ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर ना? क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? पढ़ चुका है। क्या होता है इसमें? होता क्या है? पढ़ा ना। लिमिटिंग रिएजेंट किसी रिएक्शन में, उसका मतलब क्या हो? ताकि बैलेंस हो, यही होता है। चीज सही है, ठीक है, लेकिन ठीक तो तुम बोला, तो फिर इसमें गलत क्या बोले? टीम समझाते हैं। कह रहे लिमिटिंग रिएजेंट कहने का मतलब सीधा ऐसे समझो तो समझ में आ जाएगा। जो तुम बोला वो भी सही है, कम मात्रा में रहता है तो उसको हम क्यों बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ, तो उसको लिमिटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? सो हम बोल रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वही कंफ्यूज हो जाता है, लिमिटिंग एजेंट बोल। देखो हर चीज का बोल रहे हैं कि जो बिना मीनिंग का उसका जो है वो देता नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट कहने का मतलब हुआ जो रिएक्शन को लिमिट कर दे, प्रोडक्ट को लिमिट कर दे, इसीलिए क्या बोलते हैं? रिएजेंट, एजेंट, ये सब टर्म जब लगा हो, हैं? हाँ, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे याद रखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एजेंट का काम कर रहा है, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और अपने रिड्यूस हो जा रहा है। तो यहां पर भी क्या बोल रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन को लिमिट कर दे या प्रोडक्ट को लिमिट कर दे उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब जैसे सिंपल सा छोड़ो, हम केमिस्ट्री भाषा छोड़ देते हैं, अपने घर पे चले जाते हैं। जैसे सपोज करो कि हमको पता है कि 1 लीटर पानी है और उसकी क्षमता है कि उसमें 200 ग्राम चीनी अगर डालेंगे तो बेहतरीन शरबत बनेगा। ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं।
1 लीटर पानी है और उसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे तो बेहतरीन शरबत बनेगा कि हम गेस्ट को दे सकते हैं, गेस्ट खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि किसी कारणवश 200 ग्राम चीनी तो हमारे पास में है, लेकिन क्या होगा कि नल जो है वो पानी नहीं कभी कभी सप्लाई बंद हो, अब बंद हो गया, हमारे पास में 1 लीटर पानी है ही नहीं। ठीक है, मात्र ½ लीटर पानी हमारे घर में है, आ गए हैं, उनको देना तो है बेहतरीन शरबत। क्या करोगे? चीनी की मात्रा कम कर देंगे। नहीं, जहां 200 ग्राम चीनी था अब उसको 100 ग्राम चीनी डालेंगे। क्यों? क्योंकि ½ लीटर पानी। तो प्रोडक्ट को लिमिट यहां पे कौन किया? पानी, क्योंकि पानी कम था तो पानी के अनुसार प्रोडक्ट हम जो है कम किए। समझना गया? उसी तरह से सपोज करो कि मेरे पास में जैसे 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी है, ठीक। अब मान लिया चीनी जो है, चीनी फायदे में हमारे घर में है ही नहीं, खत्म हो गया, 100 ग्राम चीनी बचा हुआ है, क्या करोगे? समझना गया? यही है लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन में N2 + 3H2 दोनों दिया हुआ है। अब हमारे पास में 3H2 पूरा है, मतलब हाइड्रोजन पूरा है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा कम दे दिया। किस पे डिपेंड करेगा? नाइट्रोजन नहीं, मतलब कि जितना वो दिया गया है तो बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे कि नाइट्रोजन कितना चाहिए, देख रहे हैं कि उस हिसाब से तो कम आ जा रहा है, मतलब जितना हाइड्रोजन दिया हुआ है उसके हिसाब से नाइट्रोजन हमको दिया ही नहीं है, नाइट्रोजन कम है, तो नाइट्रोजन क्या हो गया? और नाइट्रोजन के आधार पर ही बनेगा, बाकी जो नाइट्रोजन है उसको अलग कर, मतलब कि जो माइनस कर देंगे, दैट एक्सेस रिएक्टेंट उसी को बोलते हैं। है कुछ रखता है कि उसमें कंज्यूम हो जाएगा, अपने आप देखो ना सब चीज खत्म हो जाएगा। कारण है कि हमारे पास में क्या है, मतलब चीनी कम है, तो चीनी कम है तो सूरत पता है ना कि जल्दी खत्म हो गई, जब ये कम है तो खत्म होगा। मेन टर्म पे जो है अच्छे, तुमको गलत नहीं बोलेंगे, ये हमको कोई नहीं कर सकता है कि हाँ सर अब हमको काट दी, समझ गए हो? साबित नहीं, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होगा? आप जानते हो उसका उपयोग कहाँ होगा? जैसे कोई रिएक्शन दे देगा, कहेगा कि जो इतना नाइट्रोजन दिया हुआ है, इतना हाइड्रोजन, इतना अमोनिया बनेगा, तो वहां पर लिमिटिंग रीजन निकाल लेंगे, लिमिटिंग रीजन के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। जो है कौन सा दिया है, इसका दिया हो लिमिटिंग रीजन चेंज कर देंगे, एकदम प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो बोले कि जस्ट सिमेट्री आ ही रहा है, सब हम लोग क्योंकि सब का जरूरत हम लोगों को पड़ेगा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग ये तो सीखते में कैसे निकालते हैं फिजिकल कंडीशन। जब क्या पहले क्या सिखाते हैं, जैसे मोल कंसेप्ट लोगों को सिखाए तो शुरुआत में छोटा छोटा चीज़ से बताए, धीरे धीरे बढ़ाते गए, जोड़ते गए, बढ़ाते गए, जोड़ते गए, उसी तरह से वही होता है। पहले छोटा चीज सीखा, उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा और बढ़ा देंगे। अब यहां पर क्या है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो एक मेथड होता है बैलेंस करने का, कौन सा? हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल दोनों का जो है हम लोग इक्वेट किए, एक बार किए, देखते नहीं सेट हो रहा है तो फिर उसका मोल बढ़ाए या घटाए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सही से यूज किए। ठीक है, तो ये जो हीट एंड ट्रायल मेथड है और यहाँ पे बताएंगे, वो 9th 10th में 7th 8th 9th 10th में जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, वो हम लोग ऐसे ही बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 बढ़ रहा है, इधर 4 बढ़ रहा है। आप लोग को बैलेंस इक्वेशन ये सिखाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, वहाँ पर पूरा बताएंगे कि हमारा जो है जैसे कैसे बैलेंस होता है, एसिडिक मीडियम में कैसे होता है,
मॉलिकुलर इक्वेशन होगा तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, हमको मान लें कि जो एसिडिक मीडियम में हमको बैलेंस करना है, हमको बेसिक मीडियम याद है, एसिडिक मीडियम आता ही नहीं है, तो कैसे ट्रिक से जो है बेसिक मीडियम को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर तो फाइनल इक्वेशन देखेगा। हाँ बिल्कुल, वो उसको करेंगे। या एसिडिक मीडियम में हमको याद है और बेसिक मीडियम में वहाँ पूछ दिया, तो क्या करेंगे कि एसिडिक मीडियम कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेसिक मीडियम में। तो वो सब ट्रिक है, ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग, वहाँ पे जो बनेगा। तो बैलेंसिंग हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और इस सब के लिए इसमें जो है, इसमें उतना बैलेंसिंग टफ भी नहीं होता है जो हम लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे रहते हैं। जरूरी नहीं है, हमारे से कोई भी नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं उसको आर्गेनिक से कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी अगर एक भी चार्ज स्पीसीज है तो वो आयनिक इक्वेशन क्या वहाँ पे जो आयनिक क्वांटम है तो वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयनिक मैक्सिमम तुमको दिया जाएगा। बैलेंस इक्वेशन कहाँ पढ़ाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो श्योर हो गया कि रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत ऐसा इक्वेशन बता देंगे क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि सारा रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स हो, सारा का सारा रिएक्शन रेडॉक्स नहीं रहता है। लेकिन बैलेंसिंग इक्वेशन हम लोग सीखते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। तो वहां किसी पे लागू हो जाएगा, उसका जो बेसिक क्लियर होगा तो कोई भी इक्वेशन कितना भी टफ इक्वेशन काहे नहीं दे, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में अब क्या होता है कि जो कहीं भी बैलेंस करने के लिए नहीं दिया जाता है, क्या देता है, जैसे बैलेंस इक्वेशन का मोल दे देगा कि इतना मोल इतना से रिएक्ट किया, और वहां पर खाली जगह छोड़ देगा कि इतना मोल होगा, वहां पर ऑप्शन में दिया रहेगा 2 3 4, हाँ इस तरह से लिख देता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बैलेंसिंग सीखे हुए रहेंगे, प्रोडक्ट से बैलेंस करेंगे, जितना मोल आएगा वो निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टोचियोमेट्री में। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। सिंपल पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा, कैसे मतलब बनाना होगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। तो देखो 3 तरह का अमाउंट बताए हैं, नहीं 3 तरह का अमाउंट बताए हैं। कौन कौन, एक बताए मोल, दूसरा क्या बताए थे, मास, और तीसरा क्या बताए थे, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर जो है जितना भी रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे, इसी तीनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। मोल मोल रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप, मतलब सब एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेगा, ठीक है, समझ में गया। अब उसको हम 1 बाय 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। जैसे लिख दें कि हाँ ये चीज, जैसे मान लें कि ये इससे ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा, ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा। कभी देखोगे तो जैसे मास वॉल्यूम हुआ, कभी वॉल्यूम से डायरेक्ट मास रहेगा, कभी मोल से वॉल्यूम रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से सब आपस में क्या होगा, जैसे इसमें क्या होगा कि 1 विल बी गिवन, मतलब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में क्या हुआ कि यही 3 चीज घूमेगा इधर उधर, तो उसमें होगा क्या कि 1 विल बी गिवन, एक आपको दिया रहेगा, another will be asked, एक दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया is produced by 84 gram of nitrogen when reacts with hydrogen. अब देखो इस केस में हमको लिमिटिंग रीजेंट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे कह रहा है
कि 1 लीटर पानी से कितना शरबत बनाया जाएगा अगर उसमें हम लोग चीनी मिला दें। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, कितना चीनी मिला दें ये तो नहीं दिया है। अगर चीनी मिला दें तो ठीक है, तो 1 लीटर में 200 ग्राम चीनी घुलता है, 200 ग्राम चीनी डाल दिए, जो बनेगा प्रोडक्ट बना दें। दिक्कत तब आती है जब वहां पर कहा जाता है कि अगर 1 लीटर पानी है और आपको 100 ग्राम चीनी दिया गया है तो बताइए कितना सॉल्यूशन बनेगा। तो हमको पता है कि 1 लीटर में 200 ग्राम चीनी घुलता है, हमको 100 ग्राम चीनी दिया हुआ है, तो कह देंगे कि आधा लीटर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर चीनी हमारा क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है, तो चीनी के अनुसार हमारा प्रोडक्ट बना, तो पानी आधा फेंक दिए तो आधा लीटर हमारा सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आ गई? तो वही चीज हम लोग करेंगे जब दोनों का दिया रहेगा। जैसे कह देगा कि इतना ग्राम नाइट्रोजन इतना ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तब हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे कि कौन कम है, जो कम रहेगा उसके आधार पर प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी पहले ये सब तो यहां पर कहता है कि हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे हम लोग अटेम्प्ट लेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो सबसे पहला राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सबसे पहला काम वही करना है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है कि यूज द अमाउंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा अमाउंट उसको यूज करिए एंड अप्लाई मोल कंसेप्ट टू गेट द आंसर। कहता है कि उसके बाद क्या करिए कि आप मोल कंसेप्ट यूज करिए, उसमें आप मास वॉल्यूम सब आप रिलेशनशिप पढ़े हुए हैं। तो यहां पर क्या है कि सबसे पहला काम क्या करोगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहला काम बैलेंस्ड इक्वेशन 102, बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से 102। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आंसर। देखो मेथड हम बता दे रहे हैं, जो चीज बोले हैं वो लिखवा भी दे रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करिएगा, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन एंड देयर अमाउंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। यानी सबसे पहला काम करना है कि बैलेंस इक्वेशन लिखिए और उसके नीचे जो इक्वेशन भाग ले रहा है, जो अमाउंट भाग ले रहा है वो लिख दीजिए। ठीक है, तब क्या बोले, दूसरा नंबर 1, दूसरा यूज अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस अमाउंट को यूज करिए एंड get the answer by using mole concept, by using mole concept। बस यही जो है, यही दो चीज हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो जैसे देखो सबसे पहला काम क्या कहता है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस जब बोल रहा है इसका मतलब किस साइड में होगा, रिएक्टेंट साइड में होगा कि प्रोडक्ट साइड में होगा, प्रोडक्ट साइड में। तो यहां पर जो है प्रोडक्ट साइड में आप लिख दीजिए क्या, NH3 लिख दिए। प्रोड्यूस बाय 84 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन प्लस व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, कहता है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो बैलेंस कर लीजिए, कर लिए, हो गया। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन एंड देयर अमाउंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। अब यहां पर जो है इसके नीचे अमाउंट लिख दीजिए जो भाग ले रहा है, तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। और पूछ क्या रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, और नाइट्रोजन का हमको दिया हुआ था, नाइट्रोजन का लिख दिए और यहां अमोनिया का लिख दिए, कितना 17 दूनी 34। अब नहीं निकल जाएगा कि चूंकि 28 ग्राम गिव्स 34 ग्राम, इसलिए 84 ग्राम विल गिव, नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा ना। सब लिखा हुआ हो गया, मिटा दे ऊपर। लिखो लिखो यहां तक, उसके बाद तो बनाएंगे।
क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आएगा आएगा। What amount of ammonia is produced by a reduced gram of nitrogen with reacts with hydrogen. Ammonia का amount निकालना है। हम भी अमोनिया तो 34 आप निकाले दिए। हाँ 34 बैलेंस्ड इक्वेशन से निकला है ना। अभी हम पूरा निकाले कहाँ हैं? ये हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन हुआ। अब क्या कहता है कि यूज अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन एंड गेट द आंसर यूजिंग मोल कंसेप्ट। मतलब कि अब क्या लिखोगे कि चूंकि 28 ग्राम ऑफ N2 गिव्स कितना 34 ग्राम ऑफ NH3, इसलिए कितना इसके नीचे में कितना 4 ग्राम ऑफ N2 विल गिव कितना हो जाएगा 34 बाई मल्टीप्लाइड बाय एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन जो है उनको बोला गया कि जो आपको कोर्ट में बयान देना है, ठीक है। अब अमिताभ बच्चन को पता ही नहीं था कि केस क्या है, लेकिन दोस्ती में चला गया बेचारा बयान देने के लिए, ठीक है। अब कोर्ट जब गया तो कोर्ट जाने के बाद जो है उसको केस समझ में आया कि मुर्गा का केस था, कि मुर्गा हलाल हुआ था, ठीक है। अब वहाँ पर जो है जज साहब पूछ दिए कि अच्छा बताइए वो जो मुर्गा था, आप जब मुर्गा को हलाल होते हुए देखा तो मुर्गा जो है मुर्गे का साइज क्या था। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जज साहब तो अमिताभ सोचने लगा कि भाई मुर्गा का तो साइज नॉर्मली तो होता है जैसे, लेकिन अब ये पूछे हैं जज साहब तो श्योर शॉट है कि कुछ अलग टाइप का होगा मुर्गा। तो उन्होंने कहा क्या कि सर इतना बड़ा, ठीक है। तो वकील जो था अदर साइड का वो तुरंत पकड़ लिया, कहा कि जो मिलॉर्ड नोट किया जाए मुर्गे का साइज कहीं इतना बड़ा होता है। तुरंत पलट दिया, बोला कि सर आपने मेरा दायां हाथ देखा, मेरा बायां हाथ देखा कहाँ? आपने मेरा दायां हाथ देखा था, बायां हाथ देखा कहाँ? अब जाकर के मेरा मुर्गा साइज में आया है। समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को। यानी कि अब दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन अगर देंगे तुम लोग बनाओगे खुद से। करना क्या है, बस एक ही काम करना है। क्या करना है कि सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिएगा। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद जो बैलेंस्ड इक्वेशन कहता है उसके नीचे में तुरंत लिख देना, और तब जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार यूनिटरी मेथड के थ्रू सोल्व कर देना है, ठीक है। चलो लिखो। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 released from KClO3 when undergoes thermal decomposition। ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड फ्रॉम कितना, एक मिनट रुक जाओ, 490 ग्राम KClO3 व्हेन
अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि KClO3 से प्रोड्यूस क्या हो रहा है, O2। इतना तो क्लियर हो गया नहीं कि KClO3 को जब हम लोग हीट करते हैं, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या, कि थर्मल मतलब हीटिंग, डिकम्पोजिशन टूटना, ठीक है ना। तो कहता है कि जब KClO3 को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो ये देता है क्या, O2। इतना तो क्वेश्चन कर रहा है नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर बचा क्या, KCl। क्योंकि देखो बहुत कुछ ऐसा है कि रिएक्शन थोड़ा सा अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जाकर रिएक्शन बनेगा, लेकिन मैक्सिमम चीज क्वेश्चन में दे देता है। या तो स्टोइचियोमेट्री में रिएक्शन दे करके क्वेश्चन पूछेगा, या लैंग्वेज में आपको लिखा रहेगा, क्वेश्चन आपको खुद से बनाना होगा। अब आप क्या करो, इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करोगे तो इतना तक हम कर दिए हैं, बाद बाकी आप करिए। कितना, 268.83, ओके 83 ना, हाँ ठीक। चलिए जी सब लोग बनाइए। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। वन थ्री फोर पॉइंट, कैसे कैसे की वॉल्यूम निकालना है ना। बहुत ज्यादा आ रहा है, नहीं वो बोला है। ठीक है एक बार चेक कर लो फिर से, हो सकता है वही है। यही आएगा, यही आएगा आंसर। क्योंकि देखो 245 से आता है इतना, क्योंकि 67 पॉइंट, क्योंकि 3 मोल है ना, तो 3 मोल है तो कितना होगा, 22.4 गुणे 3, 67.2, ठीक है। तो 245 से हुआ 67.2, 67.2, 490 से कितना हो जाएगा उसको, 134.4, इतना कैसे होगा, ये 3 मोल है ना,
3 मल्टीप्लाई वो टू मॉलिक्यूल ना, गैस तो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। क्या हुआ तुम लोगों का? क्वेश्चन पढ़ता उड़ता नहीं है, क्या लिखा? 264 वहाँ पर देखो तो क्या पूछता है। इसमें दूसरा प्रोसेस क्या लगाना है, सीधा वही बनेगा तो बनेगा। तुम्हारा क्या नाम है? अमन। तुम्हारा? बहुत आ गया। 210 क्या निकाला, दिखाओ पहले। हाँ दिखाओ ना, मतलब गलती होगी तो बताएंगे ना कि कहाँ पे गलती किए। क्या निकाले हो? 490 ग्राम से क्या निकाला? 80 तक कितना लिए थे? यहाँ पर इक्वेशन देखना, इक्वेशन। हाँ ये गलत निकला है। 245 ग्राम होगा। टू के ClO3, अरे 48 कैसे निकाल रहा है उधर? वहाँ कह रहा है क्या, वॉल्यूम में बोल रहा है जी, तो वॉल्यूम निकालेगा ना। तब उन लोगों को इतना वॉल्यूम बता चुके हैं, सब वॉल्यूम 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 बोल रहे हैं बार बार। क्वेश्चन पे बारीक नजर रखो एकदम। देखो 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 यहाँ पर ये कितना आएगा, इसका देखोगे तो ये आएगा 122.5 कितना ग्राम। इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 245 ग्राम आया। और यहां पर कह रहा है वॉल्यूम, यानी कि रिलेशनशिप कौन सा है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। बताए थे ना कि सब तरह का रिलेशनशिप आएगा, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे ये कितना मोल है, 3 मोल है ना। 3 मोल मतलब कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 245 ग्राम में इतना, इसलिए कितना में 490 ग्राम में कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे 3 इंटू 22.4 बाई कितना 245 गुणे कितना 490, 2 बार में कट गया, तो 2 तिया 6 22 132 यानी 134। कितना टाइम लगा, तभी से घस रहा है आए। सबसे बड़ा चीज है कि तुम लोग क्वेश्चन को देखता ही नहीं है, एक ढर्रा पकड़ता है कि इससे पहले वाला क्वेश्चन सर जैसे बनाए हैं बस उसी पर चल रही है। और मेरी आदत शुरू से ही देख रहे हो कि सर दूसरा क्वेश्चन फट से चेंज कर देते हैं, जान के इसी कारण से चेंज करते हैं कि एक ढर्रा कोई पकड़ ही नहीं पाए कि हाँ अगला क्वेश्चन क्या होगा। तब जाकर के माइंड जो है थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिख लियो ना।
क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ डेटोनेटिंग गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय 180 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पर टर्म आ गया डेटोनेटिंग गैस। डेटोनेटिंग गैस मतलब होता है कि द गैस रिलीज्ड विथ एक्सप्लोजन, धड़ाके के साथ जो निकलता है, रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटोनेटिंग गैस। तो वाटर जब भी टूटेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों डेटोनेटिंग गैस है, इसीलिए कोई भारी चीज नहीं है, टर्म का खेल है। दोनों दोनों मतलब दोनों का निकाल के ऐड कर देना है, और क्या करना है, सिंपल सा है। कई बार ऐसा होता है कि मीनिंग के अभाव में क्वेश्चन नहीं बन पाता है, नहीं तो कितना आसान है। इसीलिए इस सब टर्म से वाकिफ कराते रहते हैं। H2O टूटेगा, नो H2SO2 मोलिकुलर है ना, आयनिक है। हम 336, पता नहीं लगा है कि सही भी है या गलत भी है। अच्छा देखते हैं। 336 की 33.6, बढ़िया चेक कर लियो ना। 336 की 33.6 चेक कर लो। 17-18 हज़ार में बढ़िया मोबाइल कौन सा आता है रे? क्या बोले? 74.6, पता नहीं, इसमें डाउट लग रहा है। 74.6 इसमें डाउट लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। हम ये नहीं बोले हैं कि गलत है, एक बार चेक कर लो। जब वही होगा तो फिर हम भी बनाएंगे। कहे कि मेरा मोबाइल जो था ना, वो पता नहीं खराब हो गया। लीटर 36 लीटर वही आएगा ना, वही जो हमारा तो वही है। $448, देखो वेरी कर गया क्वेश्चन का आंसर। अब हमको लगता है बनाना पड़ेगा। क्या बोला? ओके ओके, कोई बात नहीं। अरे बाप रे, जल्दी करो जल्दी करो, टाइम बहुत हो गया। अब हम रुकेंगे, हमको वहाँ। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना है, ये 18 दूनी 36 ग्राम, ये कितना हो गया 2 मोल, ये कितना हो गया 1 मोल। ठीक है, तो टोटल कितना आया 3 मोल। लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 मोल। तो यहाँ पर 36 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा 3 मोल्स। ये कितना बोल रहा है 180 ग्राम, कितना हो जाएगा 3/36 मल्टीप्लाइड बाई 180, तो कितना है 36 पंचे 180, कितना हो गया 15 मोल्स। लेकिन पूछ रहा है क्या पूछ रहा है वॉल्यूम 15 मल्टीप्लाइड बाई 5.4 लीटर, तो कितना आ जाएगा ये 15 2 के 60, 15 दूनी 30 6 36, 15 दूनी 30 30, सही है ये, ठीक है।
ओके। कुछ बैठो बैठो।